हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं रामस्वरूप जहांगीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल आरजेएस बायोलॉजी एजुकेशन हब में। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो कि हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंतर्गत एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को डिस्कस कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने क्लीवेज के द्वारा जो है वो जाइगोट का जो है डेवलपमेंट और जाइगोट डेवलपमेंट की हमने ब्लास्टुला अवस्था तक की जो है स्टेज उसका डिस्कस जो किया था। तो आज हम जो ब्लास्टुला से लेकर गेस्टुला अवस्था तक की जो है सारी जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टेज है उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दो कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन 7 और 8वें दिन तक जो है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ब्लास्टोसिस्ट जो बनता है वो ब्लास्टोसिस्ट यूट्राइन जो है कैविटी में आ जाता है। और यूट्राइन कैविटी में आने तक जो है हमने इसकी स्ट्रक्चर जब पढ़ी थी तो हमने देखा था कि इसके बाहर एक सेल्स की लेयर होती है जिसको हम ट्रोफोब्लास्ट कह रहे हैं। इसके अंदर कैविटी का डेवलपमेंट हुआ था जिसको हम ब्लास्टोसील कह रहे थे। इसके अलावा इनर सेल मास के सेल्स जो है वो एक ध्रुव की तरफ चली जाती है, तो ये इनर सेल मास हो गई और इसके चारों ओर जोना पेलुसिडा का आवरण था। तो हमने देखा था कि ओविडक्ट से जैसे ही यूट्राइन कैविटी के अंदर जो है वो ब्लास्टोसिस्ट आता है तो इसकी जोना पेलुसिडा वीक हो जाती है और एक जगह से रैप्चर हो जाएगी और इसके रैप्चर होने से जो है हैचिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट होगा और हैचिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट से जो है ये ब्लास्टोसिस्ट बाहर आ जाएगा जोना पेलुसिडा से। और जोना पेलुसिडा के बाहर आते ही हमने देखा था कि ये यूट्राइन एंडोमेट्रियम के साथ में अटैच होगा और जैसे ये अटैच होगा तो इसकी ट्रोफोप्लास्ट सेल्स जो है वो यूट्राइन एंडोमेट्रियम को जो है वो इन्वेड करेगी और इन्वेड करके उन सेल्स को जो कट करके और एक सिंसियल जो है ट्रोफोब्लास्ट बनाती है। ध्यान रखना कि यहाँ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो है, मैंने आपको कहा था कि ट्रोफोब्लास्ट जो है ये ट्रोफोब्लास्ट जो सेल होती है वो 4 लेयर बनाती है, यानी 4 मेम्ब्रेन बनाती है। इनमें से पहली कोरियन, दूसरी एलेंटोन, तीसरी एमनियोन और चौथी को हमने कहा था यॉक सेक। तो यहाँ पर सबसे पहली जो मेम्ब्रेन है वो जो है उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, फर्स्ट मेम्ब्रेन दिखने लग जाती है जिसको हम कह रहे हैं कोरियन। हमने ये कहा था कि कोरियन और एलेंटोन जो है ये 2 मेम्ब्रेन जो है वो प्लेसेंटा का डेवलपमेंट करेगी, प्लेसेंटा बनाएगी और इनर सेल मास जो है वो किसका निर्माण करेगा, एम्ब्रियो का या भ्रूण का निर्माण करेगा। तो इससे जो है ये सेल्स कट करके और यूट्राइन एंडोमेट्रियम में जो मेटरनल टिश्यू है उसके साथ में जो है वो अटैच होगा और ये सेल्स जो इन्वेड करके और अंदर जो प्लेसेंटा डेवलप करेगी, तो यहाँ प्लेसेंटा बनेगी। अब एक बात का आप ध्यान रखना कि ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कह रहे हैं और इम्प्लांटेशन के बाद में जो मेटरनल टिश्यू जो है यहाँ का, यानी यहाँ का जो मेटरनल जितना भी टिश्यू है ऊतक है उसको हम डेसिडुआ कहेंगे। तो मेटरनल टिश्यू का नाम हमने दिया डेसिडुआ और डेसिडुआ का ध्यान रखना कि डेसिडुआ जो है यानी कि ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा के आगे जो है यानी ये एंडोमेट्रियम हो गई, ये मायोमेट्रियम हो गई और ये हो गई पेरीमेट्रियम। तो यहाँ पर ये जो डेसिडुआ है इस डेसिडुआ में ध्यान रखना कि ये इस तरफ जो है नीचे की तरफ जो है वो मायोमेट्रियम की तरफ जो है यानी प्लेसेंटा और मायोमेट्रियम की तरफ के बीच का जो मेटरनल टिश्यू है इसको हम कहेंगे डेसिडुआ, बेसिलिस। इसके अलावा जो यूट्राइन कैविटी है उसकी तरफ जो ब्लास्टोसिस्ट और ल्यूमन के बीच की जो डेसिडुआ है इसको हम कहेंगे डेसिडुआ कैपिलरिस और ये जो साइड की तरफ डेसिडुआ है इसको हम कहेंगे डेसिडुआ रेटिकुलरिस।
तो समझ में आ गई आपको बात कि मैंने आपको कहा था कि इम्प्लांटेशन के बाद में जो मैटरनल टिश्यू जो होगा उसको हम डेसिडुआ कहेंगे। और ये मैटरनल टिश्यू चारों ओर से जो है इस एम्ब्रियो को जो कवर किए हुए रहते हैं। देखो ध्यान दो कि जैसे ही इम्प्लांटेशन होगा, इम्प्लांटेशन के बाद में ये जो है ये यहाँ पर अटैच होगा। अटैच होने के बाद में ह्यूमन जो यूट्राइन जो एंडोमेट्रियम है वो चारों ओर से जो है वो इस एम्ब्रियो को जो कवर कर लेगी। और कवर करने के बाद में अब यहाँ का जो टिश्यू होगा मैटरनल टिश्यू, उस मैटरनल टिश्यू को हम डेसिडुआ कहेंगे। डेसिडुआ 3 तरफ होगा, ध्यान रखना। एक नीचे की तरफ होगा जिसको मायोमेट्रियम की तरफ का है उसको हम डेसिडुआ बेसिलस कहेंगे। जो यूट्राइन कैविटी की तरफ का डेसिडुआ होगा उसको हम डेसिडुआ कैपिलरिस कहेंगे। और जो साइड का जो डेसिडुआ होगा उसको हम डेसिडुआ रेटिकुलरिस कहेंगे। तो इस तरीके से जो है ये अब ये डेसिडुआ कहलाएंगे। अब ध्यान देना कि ये जो कोरियन मेम्ब्रेन है जो प्लेसेंटा बना रही है, ये कोरियन मेम्ब्रेन जो आगे चल के और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है, इसे अंगुलीनुमा प्रवर्त बनाएंगी। और इनको हम जो है वो कोरियन या कोरियोनिक विल्लाई कहेंगे। ये कोरियोनिक विल्लाई होंगे। अब ध्यान दो यहाँ पर कि एक यहाँ मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ जिसको CVS कहते हैं। CVS का मतलब है कि कोरियोनिक विल्लाई सैंपल। इसका मतलब यह है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान इस कोरियन जो है या यहाँ जो कोरियोनिक जो सेल्स है इनको जो है वो निकाल के और इनका जो है वो इडियोग्राम क्रोमोसोम जो है इनकी क्रोमोसोम का इडियोग्राम निकाल कर क्रोमोसोमल जो डिसऑर्डर है या एबनॉर्मलिटी जो होती है उनको याद किया जाता है कि भ्रूण विकास के दौरान जो है वो अंदर डेवलप होने वाले भ्रूण में किसी प्रकार की कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, कोई क्रोमोसोमल जो है वो किसी प्रकार का डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई रोग तो नहीं है। तो इसके लिए जो है यहाँ से सैंपल निकाला जाता है। तो ये इस टेक्निक को जो है वो CVS कहते हैं। तो इस CVS टेक्निक के द्वारा जो है वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान अगर किसी प्रकार का हो तो उसको जो है वो निकाला जाता है रेडियोग्राम के द्वारा। तो अब देखो यहाँ पर कि हमने देखा कि यहाँ प्लेसेंटा जो मेटरनल टिश्यू के साथ अटैच होती है और प्लेसेंटा के द्वारा ही जो है वो फिटल और जो मेटरनल ब्लड जो है उनके बीच में ब्लड सब्सटेंस का जो एक्सचेंज आदान प्रदान जो है यानी ब्लड के अंदर जो न्यूट्रिशंस जो है उनका एक्सचेंज जो है वो इस प्लेसेंटा के द्वारा ही होना है। तो यहाँ पर जो है प्लेसेंट अगर मैं फिटल के ब्लड सर्कुलेशन की बात करूँ तो देखो थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पर कि थोड़ा सा डीपली है लेकिन समझना है इसको थोड़ा सा कि फिटल के अंदर जो है ब्लड सर्कुलेशन किस तरीके से होगा। तो मैं बात करूँ कि फिटल में जो एक मेन जो एरोटा है जो ऊपर से नीचे की तरफ आती है जिसको हम डोर्सल एरोटा या पृष्ठीय महाधमनी कहते हैं। तो ये पृष्ठीय महाधमनी जो है वो यहाँ से ब्लड को जो है वो नीचे लाती है। तो ये डोर्सल एरोटा होगी, पृष्ठीय महाधमनी। ये पृष्ठीय महाधमनी जो है यहाँ आके और यहाँ इलियम जो है इलियक जो है आर्टरी में चेंज होगी, 2 आर्टरी में डिवाइड होगी जिनको हम जो है कुल्ले की धमनी या श्रोणी धमनी कहते हैं। तो ये इलियक आर्टरी होगी जो 2 में बढ़ती है, इस दिशा में पैरों में रहेगी। तो ये इलियक आर्टरी में बदल गई। अब ध्यान रखना कि इस इलियक आर्टरी से ही जो है ब्लड जो है वो यहाँ पर फिटल में जाएगा या फिटस में जो है ब्लड का जो है वो यहाँ से ही जाना है। तो यहाँ पर ये जो है वो 2 जो है आर्टरी में बदलेगी। इनको हम एमनिकल आर्टरी कहेंगे। तो दोनों ओर की जो एमनिकल आर्टरी है जो एमनिकल कॉर्ड में जाएगी। तो यहाँ ध्यान दो ये एमनिकल कॉर्ड है और एमनिकल कॉर्ड से जो है या हम एमनिकल कॉर्ड को प्लेसेंटा का पार्ट कह सकते हैं। तो ये एमनिकल आर्टरी प्लेसेंटा में गई, प्लेसेंटा से एमनिकल कॉर्ड क्योंकि प्लेसेंटा में ही एमनिकल कॉर्ड है। और ध्यान देना कि इस एमनिकल कॉर्ड के अंदर या इस एमनिकल कॉर्ड में जो है वो 2 आर्टरी और 1 वेन होती है। तो 2 आर्टरी जो है इनको कहेंगे एमनिकल आर्टरी और ये होगी एमनिकल वेन। ध्यान रखना कि एमनिकल जो वेन है सिरा जो है फिटस की वो एक ही होगी और एमनिकल आर्टरी धमनी जो हो इस कॉर्ड के अंदर एमनिकल कॉर्ड के अंदर जो हो कितनी होगी 2। तो 2 एमनिकल आर्टरी और 1 एमनिकल वेन होगी। तो यहाँ पर पहले ये एमनिकल आर्टरी में आएगा यहाँ से। तो देखो यहाँ पर ये एमनिकल आर्टरी से जो है अब ये एमनिकल आर्टरी जो ब्लड कैपिलरी जो है इसकी वो मदर के ब्लड के साथ में जो है वो ये एक्सचेंज ऑफ ब्लड सब्सटेंस यानी ब्लड के न्यूट्रिशंस जो है उनका एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन वगैरह का एक्सचेंज होगा। और उसके बाद में ये एमनिकल वेन में और एमनिकल वेन जो है वो वापस जो है वो
फिटल में जाएगी और फिटल में जाके जो है इससे दो पार्ट में बंटेगी। तो एक तो हो गया इंफीरियर वेना कुआ, तो ध्यान रखना कि 80% ब्लड जो है वो इंफीरियर वेना कुआ के द्वारा जाएगा और 20% जो ब्लड है वो दूसरी तरफ की जो है वो वेन होगी जिसको हम हेपेटिक पोर्टल कहेंगे। तो ये दो वेन में बदलेगी। तो यहाँ पर ये जो है पूरा मैंने आपको फिटल जो सर्कुलेशन है वो पूरा समझाया है। एक बार यहाँ देख लो कि ये जो है वो फिटल है, फिटस है। इस फिटस से जो है यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रही है ये प्लेसेंटा का पार्ट है और प्लेसेंटा के अंदर एमनिकल कॉर्ड होती है। तो ये एमनिकल कॉर्ड है, ये पूरी एमनिकल कॉर्ड होगी। इस कॉर्ड के अंदर जो है वो दो एमनिकल आर्टरी, ये जो अंदर दिखाई है वो दो ऊपर और नीचे दो एमनिकल आर्टरी हो गई और यहाँ से ये एमनिकल वेन हो गई। और ये एमनिकल वेन जो है वो दो पार्ट में बन रही है। एक तो इंफीरियर वेना कुआ जिसमें 80% ब्लड जाएगा, एक हिपेटिक पोर्टल जिसमें 20% ब्लड जाएगा। तो ये यकृत हिपेटिक जो है वो वहाँ जाएगी। तो इस तरीके से जो है ये पूरा एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो इस तरीके से ब्लड जो है वो आता और जाता है फिटस के अंदर। समझ में आ गई आपको बात? आप समझो यहाँ पे कि यहाँ से ये जो ब्लड है वो अब यहाँ पर जो मैं इसको एमनिकल कॉर्ड कह रहा हूँ, इस एमनिकल कॉर्ड के अंदर ध्यान देना कि दो ये एमनिकल आर्टरी होगी और ये आर्टरी जो है वो ब्लड को मैटरनल ब्लड के कांटेक्ट में लाएगी। तो ध्यान दो यहाँ पर कि मैं एक फिटल कैपिलरी बना रहा हूँ, यहाँ समझना ये एक फिटल कैपिलरी है, इसको मैं कह रहा हूँ फिटल कैपिलरी। यानी ये एक इस फिटस की एक जो है रक्त केशिका है। इस रक्त केशिका के अंदर हम बात करें तो ये जो एक नली है, इस नली के अंदर 3 लेयर होगी। यहाँ जो है वो इसको एपिथेलियम कहेंगे। अंदर ही अंदर जो है ये लाइंड जो है एपिथेलियम हो गई। इसके बाहर भी एक लेयर और होगी सेल्स की जिसको हम कहेंगे एंडोथेलियम। और इन दोनों के बीच में जो है इसको हम बेसमेंट मटेरियल कहेंगे। तो ये हो गया बेसमेंट मटेरियल। तो 3 जो है लेयर जो है यहाँ पर जो है इस आर्टरी के पास में रहेगी, या आर्टरी की जो है वो सॉरी इसकी कैपिलरी की इस फिटल कैपिलरी की 3 लेयर रहेगी। अब ध्यान दो कि यहाँ पर जो है यहाँ पर आने वाली जो कैपिलरी होगी वो मैटरनल कैपिलरी होगी और इस मैटरनल कैपिलरी की भी 3 लेयर रहेगी। तो एक अंदर ही अंदर वाली एपिथेलियम, फिर इसके बाहर एक और लेयर हो गई जिसको एंडोथेलियम, और इसके बीच में जो है वो बेसमेंट मटेरियल हो गया। तो ये तो हो गई मैटरनल कैपिलरी, ये हो गई फिटल कैपिलरी। इनके बीच में अगर हम देखें तो 6 मेम्ब्रेन हो गई। 3 तो हो गई फिटल की और 3 हो गई मैटरनल माँ की कैपिलरी की। तो 6 मेम्ब्रेन जो है। अब अगर हम देखो ध्यान दो, अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ जो ब्लड का एक्सचेंज होने वाला वो तो यहीं से ही होगा, इन दोनों के बीच में ब्लड एक्सचेंज। और इस ब्लड एक्सचेंज के अंदर जो है 6 लेयर जो है इससे होकर जो ब्लड जो है उनके बीच में सब्सटेंस का जो है एक्सचेंज होगा। तो यहाँ पर ये जो एक्सचेंज है, ध्यान देना कि ह्यूमन की मैं बात करूँ, ह्यूमन प्लेसेंटा की, स्पेशली मैं ह्यूमन प्लेसेंटा की बात कर रहा हूँ क्योंकि हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। तो ह्यूमन प्लेसेंटा में क्या होगा कि एक तरफ जो मैटरनल जो डेसिडुआ है, यानी ये 2 कोरियन है, एक जो है कोरियोनिक विलाई ये होगी, एक कोरियोनिक विलाई ये होगी। इन दोनों कोरियोनिक विलाई के बीच में जो जितना भी डेसिडुआ है, जिसको हम डेसिडुआ बेसिलरिस जो कह रहे हैं, तो ये सारा जो डेसिडुआ है वो क्या होगा, डिजोल्व हो जाएगा। ये डिजोल्व हो गया। और जब डेसिडुआ डिजोल्व हो गया तो इसका मतलब यहाँ की कैपिलरीज भी क्या हो गई, डिजोल्व हो गई। और कैपिलरीज डिजोल्व हो गई तो यहाँ पर जो है वो एक केविटी बन जाएगी, बीच में एक जगह खाली स्थान या स्पेस बन जाएगा। इस स्पेस को हम कहेंगे मैटरनल सिनोसॉइड। इसको हम मैटरनल सिनोसॉइड कहेंगे। और ये मैटरनल सिनोसॉइड जो है क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ का सारा डेसिडुआ जो टिश्यू है, मैटरनल टिश्यू जो है वो सारा का सारा जो है वो डिजोल्व हो गया, वो जो है वो उसका लॉस हो गया, वो सारा जो घुल गया। अब इससे जो क्या होगा कि यहाँ पर जो है सिनोसॉइड बन गई, एक स्पेस बन गया। इस स्पेस में क्या होगा कि ब्लड सीधा आएगा, यहाँ ब्लड डायरेक्ट आएगा। तो 2 कोरियोनिक विलाई जो है उसके बीच में जो ब्लड जो डायरेक्ट आ रहा है, तो डायरेक्ट आ रहा है इसका मतलब कोरियोनिक विलाई जो है, ह्यूमन प्लेसेंटा की जो कोरियोनिक विलाई है वो ऐसे ब्लड में डायरेक्ट डूबी हुई रहती है।
ब्लड के अंदर सीधी अंदर जो है, कहने मतलब सीधा ब्लड ही होता है, मैटरनल ब्लड ही होता है, तो ये मैटरनल ब्लड के अंदर ही डूबी हुई होगी यहाँ पर। और यहाँ हम ये कह सकते हैं कि ये पूरी की पूरी जो है इसके चारों ओर ब्लड ही रहेगा, और ब्लड रहेगा तो कहने का मतलब है कि इसका एडवांटेज क्या है कि यहाँ पर जो है मैटरनल साइड के 3 बैरियर, मैटरनल कैपिलरीज के जो है 3 बैरियर, जिसको हम एपिथेलियम, एंडोथेलियम और बेसमेंट मटेरियल कह रहे हैं, वो सारे के सारे जो उनका लॉस हो गया। और उसके लॉस से क्या हुआ कि ये डायरेक्ट ब्लड जो फीटल कैपिलरी के जो कांटेक्ट में आ रहा है, तो यहाँ एक्सचेंज आसान हो गया, इजीली एक्सचेंज हो जाता है, आसानी से हो जाता है। तो ये जो है वो ह्यूमन में स्पेशली वीक पाया जाता है। इसलिए ह्यूमन प्लेसेंटा को जो है हम ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि इसलिए ह्यूमन प्लेसेंटा को हम हीमोकोरियन प्लेसेंटा कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने सुना होगा कि हीमोकोरियन प्लेसेंटा जो है वो कहते हैं, लेकिन हीमोकोरियन क्यों कहते हैं? क्योंकि मैटरनल ब्लड जो है उसका डेसिडुआ जो डिजोल्व हो जाने के कारण जो है वो डायरेक्ट जो है ब्लड के कांटेक्ट में आ जाती है, यानी कोरियोनिक विलाई डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में होंगे। इससे जो है ब्लड के बीच में, यानी मैटरनल और फिटल ब्लड के बीच में एक्सचेंज जो है वो आसानी से हो जाता है। और जब एक्सचेंज आसानी से हो जाता है तो इसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशंस, ऑक्सीजन और कई प्रकार के जो एंटीबॉडीज़ वगैरह जो फिटल ब्लड के अंदर आ जाएंगे। और यहाँ से जो है फिर फिटल सर्कुलेटरी के द्वारा यहाँ से जो फिटल सर्कुलेटरी के द्वारा जो डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, डेवलपिंग जो एम्ब्रियो है जिसको हम फिटस कह रहे हैं उसके अंदर जाएंगे। तो इस तरीके से जो है ये बात जो आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से हमें 2 बातें जो समझ में आ गई कि एक तो ह्यूमन प्लेसेंटा जो होती है वो कोरियोनिक एमनियोटिक जो है प्लेसेंटा होगी, क्योंकि इसका जो निर्माण है वो कोरियन और एलेंटोइक जो है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से होता है। पहली बात तो ये समझ में आ गई। दूसरी, ह्यूमन प्लेसेंटा जो होती है वो हीमोकोरियन प्लेसेंटा होती है। हीमोकोरियन क्यों होती है मैंने आपको डिटेल से जो है यहाँ पर पूरा समझा दी है। अब देखो ये तो हो गई प्लेसेंटा निर्माण की बात, जहाँ हमने बताया था कि ट्रोफोब्लास्ट जो कम्प्लीटली प्लेसेंटा बनाती है। अब जो है वो हम इनर सेल मास का पढ़ेंगे कि इनर सेल मास के अंदर किस प्रकार से डेवलपमेंट होगा और किस तरीके से इनर सेल मास हो एम्ब्रियो जो है वो निर्माण करेगा। तो देखो आप समझो। तो अब समझो यहाँ पे कि इनर सेल मास के द्वारा एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो किस प्रकार से होगा। तो वापस अपन जो है अपने ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे आते हैं, क्योंकि यहीं से हमने आगे जो प्लेसेंटा डेवलपमेंट को पढ़ा था। अब हम जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट को पढ़ेंगे कि जो इनर सेल मास हो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस तरीके से करता है। तो ये जो है वो ब्लास्टोसिस्ट है, इसकी ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हो गई और ये हो गया इनर सेल मास। एक बात यहाँ पे नोट कर लेना कि कंप्लीट जो एम्ब्रियो है वो इनर सेल मास से ही डेवलप होगा। ट्रोफोब्लास्ट जो है वो सिर्फ प्लेसेंटा निर्माण में भाग लेता है, अर्थात एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का जो निर्माण है वो वही करेगा। तो अब यहाँ पे ध्यान दो कि इनर सेल मास जो है इसमें जो है अब इसकी जो सेल्स है वो डिवीजन करके और 2 लेयर में ऑर्गेनाइज हो जाएगी, यानी यहाँ 2 लेयर बनेगी। तो जो इनर सेल मास है उससे 2 लेयर ऑर्गेनाइज होगी। यहाँ ऊपर वाली जो लेयर है इसको हम कहेंगे एपीब्लास्ट, और जो नीचे की तरफ जो दूसरी लेयर होगी इसको हम कहेंगे हाइपोब्लास्ट। अब यहाँ पर एक बात और नोट कर लेना कि हाइपोब्लास्ट जो है इससे एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होता, यानी हाइपोब्लास्ट जो एम्ब्रियो निर्माण में भाग नहीं लेगा। तो फिर यहाँ पर एक बात और समझ में आ जाती है कि कंप्लीट एम्ब्रियो निर्माण जो कौन करेगा, एपीब्लास्ट करेगा। सारा एम्ब्रियो निर्माण जो एपीब्लास्ट होगा इससे होगा। और इनर सेल मास जो 2 जो लेयर में जो ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो नीचे वाली जो लेयर है हाइपोब्लास्ट जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट में किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं देती है। अब ये क्या करेगी, जो हाइपोब्लास्ट की जो सेल है वो डिवीजन करके और नीचे की तरफ जो है वो डेवलप करेगी डिवीजन करके। और ये जो कंप्लीट ब्लास्टोसील है जिसको हम यहाँ जो इसको क्या करें, ब्लास्टोसील, ब्लास्टोसिस्ट में जो कैविटी होती है इसको हम ब्लास्टोसील कह रहे हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दो कि हाइपोब्लास्ट जो है वो आगे डिवीजन करके क्या करेगा। तो ध्यान देना कि यहाँ पे जो है वो ब्लास्टोसिस्ट है इसके अंदर जो कैविटी बनी थी उस कैविटी को हम ब्लास्टोसील कह रहे हैं।
अब ये हाइपोब्लास्ट की जो सेल है वो डिवीज़न करेगी और डिवीज़न करके पूरी ब्लास्टोसील जो है उसको अंदर की तरफ से सराउंड कर लेगी। तो ये पूरी की पूरी जो डेवलप मतलब जो डिवीज़न करके और पूरी की पूरी अंदर जो है ब्लास्टोसील को जो अंदर से कवर कर लेगी। और अंदर से कवर करने के बाद में अब ये जो केविटी बनी है इसको हम कहते हैं यॉर्क सैक। ध्यान देना, ये चौथी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनी है जिसको हम क्या करें, यॉर्क सैक। तो यॉर्क सैक का निर्माण जो कौन करता है, हाइपोब्लास्ट करता है। यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लेना कि अल्ट्रासाउंड के द्वारा जो है ये यॉर्क सैक जो होता है इसी से ही प्रेगनेंसी जो है स्टेबलाइज हुई या नहीं हुई है इसको जो कंफर्म किया जाता है। यानी ये एक ऐसी तकनीकी अल्ट्रासाउंड तकनीकी होती है जिसके द्वारा जो है यॉर्क सैक को जो है वो यॉर्क सैक बना है तो इससे जो है वो पता चलता है कि प्रेगनेंसी स्टेबलाइज हुई कि नहीं हुई। तो एक तो इस काम में आएगा। दूसरा ध्यान देना कि ह्यूमन के अंदर जो है यॉर्क सैक जो ज़्यादा डेवलप नहीं होता और ह्यूमन के अंदर यॉर्क सैक का शुरुआती यानी अर्ली स्टेज के अंदर ये जो आरबीसी निर्माण में भाग लेती है। इसके बाद में ध्यान देना कि अर्ली स्टेज की बात कर रहा हूँ मैं, शुरुआती दिनों में जो है वो अर्ली स्टेज में जो है वो यॉर्क सैक के द्वारा आरबीसी बनेगी। फिर इसके बाद में ये काम जो लीवर और स्प्लीन जो है वो संभाल लेगी और इसके बाद में जो आगे जो है आरबीसी निर्माण का काम जो बोन मैरो संभालता है। तो ये चीज़ आपको कन्फर्म हो गई, क्लियर होगी कि यॉर्क सैक का निर्माण हाइपोब्लास्ट से होगा और इसके द्वारा जो अर्ली स्टेज के अंदर जो आरबीसी निर्माण किया जाता है। तो ये अगली स्टेज होगी। यहाँ पर ये ट्रोपोब्लास्ट हो गई और ये हो गई इनर सेल, ये सॉरी एपीब्लास्ट। तो हमने कहा था कि एम्ब्रियो निर्माण का जो निर्माण है या एम्ब्रियो जो निर्माण है वो पूरा का पूरा एपीब्लास्ट से किया जाएगा। तो अब एपीब्लास्ट में क्या होगा, तो समझो यहाँ पे कि यहाँ जो ये एपीब्लास्ट की जो सेल्स है इनको न्यूट्रिशंस चाहिए और इनको न्यूट्रिशंस देने के लिए जो है वो क्या होगा कि ये जो है वो ट्रोफोब्लास्ट से दूर हटेगी। और ये जब ये जो एपीब्लास्ट की सेल्स है ये ट्रोफोब्लास्ट की जो ऊपर की सेल्स है उनसे जब दूर हटेगी तो नीचे की तरफ आएगी और ये नीचे की तरफ आ रही है। देखो नीचे की तरफ आ गई तो ऊपर एक केविटी डेवलप हो गई, यानी ऊपर की तरफ एक केविटी बनेगी। और ये जो ऊपर की तरफ जो केविटी बनी है इसको हम कहेंगे एमनिकल केविटी। तो ये एमनियन जो है यानी एमनिकल केविटी बन गई, यहाँ की जो मेम्ब्रेन होगी इसको एमनियन मेम्ब्रेन कहेंगे। तो ये एमनिकल केविटी बन गई ऊपर की तरफ। इससे क्या होगा कि इस केविटी में फ्लूइड होगा, उस फ्लूइड से इन सेल्स को जो है वो न्यूट्रिशंस मिलता रहेगा। और ध्यान देना, देखो जैसे जैसे एमनिकल केविटी बन रही है ऊपर की तरफ उससे जो है वो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स नीचे आई है और नीचे आई है तो यॉर्क सैक जो थोड़ा थोड़ा कम हो, मैंने यॉर्क सैक जो है ये केविटी जो थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। अभी मैंने आपको कहा था कि ह्यूमन के अंदर यॉर्क सैक ज़्यादा डेवलप नहीं होगा। तो ये हो गई एपीब्लास्ट और ये हो गई यॉर्क सैक और ये हो गया ट्रोफोब्लास्ट। अब देखो कि अगर आप इस एपीब्लास्ट सेल को देखो तो ये जो है आपको एक डिस्क के समान दिखाई देती है। देखने का मतलब क्या है कि यदि आप इसको यहाँ से कट करो, इस कट के द्वारा इसको ऊपर से कट करके और ऊपर जो है एमनियोनिक केविटी जो है उससे अगर आप नीचे देखते हो तो आपको ये एपीब्लास्ट सेल जो है एक डिस्क के समान दिखाई देती है। इस डिस्क में देखो इस तरीके की स्ट्रक्चर होगी, ऐसे दिखाई देगी। इसको हम कहेंगे एम्ब्रियोनिक डिस्क। एम्ब्रियोनिक डिस्क का ये जो भाग है इसको केपिट कहेंगे। केपिट का मतलब हो गया सिर और इसको कहेंगे कोडा या इसको हम कहेंगे पुच्छ। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो कोडा वाला जो पार्ट है यहाँ की सेल जो है वो एक दूसरे से दूर हटेगी और जब ये एक दूसरे से दूर हटेगी तो यहाँ पर बीच में जो है एक प्रिमिटिव स्टिक बनेगी। इसको हम कहेंगे प्रिमिटिव स्टिक या इसको हम आदि रेखा कहते हैं, हिंदी में आदि रेखा। ये आदि रेखा बनेगी। समझना आप कि ये मान लो वो जो एम्ब्रियोनिक डिस्क है, इस डिस्क में यहाँ पर जो ये ऊपर वाला केपिट हो गया, नीचे वाला कोडा हो गया। इस कोडा में जो यहाँ कोडा की सेल्स हो एक दूसरे से दूर हटेगी और जब ये दूर हटेगी तो यहाँ बीच में एक स्पेस आएगा और ये जो स्पेस आ रहा है इस स्पेस को हम कह रहे हैं प्रिमिटिव स्टिक। ये प्रिमिटिव स्टिक हो गई।
अब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझना यहाँ पे कि इस प्रिमिटिव स्टिक के बाद में यहाँ की सेल जो है वो ग्रो करेगी, और जब ये सेल ग्रो करेगी तो ये ध्यान रखना कि ग्रो कर रही है, दूर भी हट रहा है, लेकिन दूर हटने का मतलब ये नहीं कि इसे दूर दूर चला जाएगा। दूर जाने का मतलब क्या, दूर हटने का मतलब क्या समझना यहाँ पे कि ये प्रिमिटिव जो स्टिक है इसके पास की ये जो सेल्स है वो ग्रो करके और नीचे की तरफ फोल्ड होगी ऐसे, और ये नीचे की तरफ माइग्रेट करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक लेयर ऊपर है, ये वाली एक लेयर होगी, और ये नीचे की तरफ माइग्रेट करके ऐसे आ गई तो 2 लेयर बन गई, और 2 लेयर बन गई। फिर इसके बाद में 2 लेयर के बाद में यहाँ से वापस एक सेल्स जो है एक रेखा जो है एक सेल्स जो लेयर में जो सेल्स है वो फिर माइग्रेट करेगी, तो इस तरीके से जो है वो 3 लेयर बन जाएगी, और ये 3 लेयर बन गई। इसका मतलब किसका निर्माण हुआ, जर्मिनेटिव लेयर का निर्माण हुआ है। तो ये जर्मिनेटिव लेयर बन रही है, जनन जो है वो लेयर बन रही है, जिसको हम जो या 3 लेयर बनेगी उनको हम एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म करें। तो ध्यान देना कि यहाँ से जो है सेल जो है ग्रो करके माइग्रेट करेगी, और इस माइग्रेशन से क्या होगा कि 3 जनन लेयर बन जाएगी। ये 3 जनन लेयर बन गई। इस जनरल में ये हो गई एक्टोडर्म, ये हो गई मेसोडर्म, और इसको हम कहते हैं एंडोडर्म। और यही 3 जर्मिनेटिव लेयर है जिनके द्वारा ऑर्गेनाइजेशन होगा आगे, और फिर हमारे अलग अलग ऑर्गन का निर्माण होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे जो तंत्रिका तंत्र, ब्रेन वगैरह का निर्माण एक्टोडर्म से होता है, मसल्स जितने भी हो सारी उसका निर्माण मेसोडर्म से होता है। इसके अलावा जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स वगैरह जो कई सारी ग्लैंड्स होती है उनका निर्माण जो किससे होगा, एंडोडर्म से। तो कहने मतलब कि ये पूरा एक जो है वो चार्ट के द्वारा मैं एक दिन आपको सारा समझा दूंगा कि किस किस के द्वारा कौन कौन सी लेयर के द्वारा जो कौन कौन से ऑर्गन बनते हैं। तो अभी आपको ध्यान रखना कि 3 जनरल लेयर जो है वो इसी एम्ब्रियोनिक डिस्क पर बनती है। इसी एम्ब्रियोनिक डिस्क का जो कोडा पूंछ वाला भाग है वहाँ पर जो है वो सेल्स जो है वो यहाँ से दूर हटेगी, और दूर हटके एक प्रिमिटिव स्टिक बनेगी। प्रिमिटिव स्टिक से सेल्स जो है वो माइग्रेट करके और अंदर की तरफ आएगी, और अंदर की तरफ आके 3 लेयर बनाती है। 3 लेयर को हम एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म कहते हैं। तो इस तरीके से ये 3 लेयर बनती है। इन 3 लेयर निर्माण की जो क्रिया है या 3 जर्मिनल लेयर की जो निर्माण की क्रिया है इसको हम गेस्टुलेशन कहते हैं, और ये अवस्था जो होती है इसको हम गेस्टुल अवस्था कहते हैं। ध्यान देना कि मैंने आपको कहा था कि धीरे धीरे योग सेक जो है वो छोटा होगा, और ये जो है एमनाइकल जो कैविटी है वो डेवलप होगी। और देखो यहाँ पर ध्यान दो कि ये 3 जर्मिनल लेयर बनाई है मैंने, तो ये ऊपर एमनाइकल कैविटी हो गई, नीचे योग सेक हो गई, ये थोड़ा बढ़ेगा, यानी एमनाइकल कैविटी जो थोड़ी बढ़ेगी। तो ये देखो यहाँ पर जर्मिनल लेयर के चारों ओर जो है यहाँ तक जो एमनाइकल कैविटी ने डेवलपमेंट किया है, और योग सेक देखो छोटा हो गया नीचे वाला। फिर इसके बाद में ये एमनाइकल कैविटी और बढ़ेगी तो पूरे के पूरे एम्ब्रियो को जो है वो कवर कर लेगी। तो ये पूरी की पूरी एमनाइकल कैविटी हो गई, ये पूरी एमनाइकल कैविटी हो गई। और इसके अंदर जो है ये 3 जर्मिनल लेयर के रूप में जो ऑर्गेनाइजेशन आगे हो रहा है, ऑर्गन बन रहे हैं, तो एम्ब्रियो इसके अंदर आ गया, ये एमनाइकल कॉर्ड हो गई, और इस कॉर्ड के द्वारा ये प्लेसेंटा हो गई, ये प्लेसेंटा हो गई। तो इस तरीके से ये कॉर्ड, एमनाइकल कॉर्ड और ये प्लेसेंटा, तो इस तरीके से पूरा चारों ओर से जो है वो एमनाइकल कैविटी से घिर जाएगा। यहाँ एक बात और ध्यान रखना कि जैसे ही इनर सेल मास की सेल्स जो है वो 2 लेयर के रूप में ऑर्गेनाइज होती है, तो इसको बाइलेमिनार एम्ब्रियो कहेंगे। एम्ब्रियो। और यहाँ ध्यान देना कि ये 3 जर्मिनल लेयर बन रही है, तो यहाँ हम इसको जो है 3 जर्मिनल लेयर जब बन रही है तो इसको ट्राइलेमिनार एम्ब्रियो कहेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखना, एक मैं आपको और जो है वो टेक्निक बता रहा हूँ, एक और तकनीक है जिसके दौरान जो है वो ये जो एम्नियन कैविटी बनती है यहाँ पे, ये एम्नियन कैविटी जब पूरी डेवलप हो जाएगी तो अंदर की तरफ जो है वो फिटल होगा। ध्यान रखना कि इससे जो है एमनाइकल सेंटेलिस एक तकनीकी होती है। एमनाइकल सेंटेलिस में क्या होता है कि अपनी जो एब्डोमिनल कैविटी है उसमें इंजेक्शन के थ्रू जो है वो इंजेक्शन अंदर जो इंजेक्ट करके, और ये एमनाइकल कैविटी से एम्नियल फ्लूइड जो बाहर निकाला जाता है, यहाँ से फ्लूइड निकाला जाएगा। इस फ्लूइड के अंदर यहाँ एम्ब्रियो की जो है वो सेल्स भी होगी, तो उन सेल्स को बाहर निकाला जाएगा। कहने मतलब फेटल सेल्स होगी उस एम्नियल फ्लूइड के अंदर, तो इंजेक्शन से बाहर निकाला जाएगा। उस सेल्स जो है फेटल सेल्स, उसके क्रोमोसोम को जो है वो ईडियोग्राम के द्वारा जो जब उसको देखा जाएगा तो उससे जो है वो
यहाँ से भी जो है वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का पता लगाया जाता है। तो ये भी एक तकनीक है जिसको एमनाइकल सेंटिनलिस कहते हैं। इस सेंटिनलिस के द्वारा जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या एबनॉर्मलिटी जो चेक की जाती है। लेकिन ध्यान रखना, एक बात और बताऊँ मैं आपको कि आजकल इस तकनीकी का उपयोग जो है वो फिटस जो सेक्स डिटर्मिनेशन जो है उसके लिए भी किया जाता है कि गर्भ में जो पल रहा है वो बच्चा या बच्ची, उसके सेक्स के डिटर्मिनेशन के लिए किया जाता है। तो PNST प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो एक अपराध है। इसको अपराध घोषित किया हुआ है हमारे देश के अंदर कि आप PNST नहीं कर सकते, लेकिन ये जो है वो इसके द्वारा जो है वो किया जाता था। तो ये बिल्कुल अपराध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका उपयोग जो है सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के लिए जो है होना चाहिए। यहाँ एक बात और बताऊँ मैं आपको कि ये जो तकनीकी है वो 13, 14, 15 हफ्ते के दौरान जो है वो की जा सकती है, वहाँ तक की जा सकती है। और उस दौरान जो है वो अगर किसी प्रकार का डिसऑर्डर है तो उसको सुधारने की कोशिश की जाती है। और जो मैंने आपको पहले CVS बताई थी, जिसको कोरियोनिक विलाई सैंपल कहते हैं, वो जो है इससे 2 हफ्ते अर्ली यानी 2 हफ्ते पहले ही उससे जो है वो जाँच की जा सकती है। उससे जो है सैंपल लेके और डिसऑर्डर का पता लगाया जा सकता है। तो यहाँ तक जो है हमने जो कंप्लीट जो है वो ब्लास्टुला से लेकर और गेस्टुला अवस्था तक की छोटी से छोटी स्टेज जो है उसका जो डिस्कस जो है वो एकदम आराम से किया है। हर एक छोटी छोटी बात को मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है। अगर आप तक मेरी बात पहुँची है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।